नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कई योजनाओं का लोकार्पण। विधानसभा क्षेत्र रायपुर की अलग अलग विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्षत्रिय जागरण स्मारिका 2020-21 का किया विमोचन। सीएम रावत ने कहा कि स्मारिका में पौराणिक और समसामयिक घटनाओं का है समावेश। देहरादून में सालावाला में महिलाओं ने किया सीएम रावत का धन्यवाद। पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को मिलेगा आधा हिस्सा। उत्तराखंड में महिलाओं की खुशी की लहर। और ऋषिकेश में पीएम आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया आरोप, कहा लोगों को नहीं दिला रहे लाभ। खबर देहरादून से है, जहां आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से आपको बता दें कि आज लोगों को सौगात दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में फिर सरकार बनाएगी। अब माहौल ऐसा कि मुझे चुनाव की बात करनी पड़ रही है। आपकी खुशी, आपका उत्साह मुझे बोलने को प्रेरित कर रहा है। बहनों भाइयों, आज 21 फरवरी है और सरकार के 3 साल 11 महीने हो रहे हैं। मार्च 18 को सरकार 4 वर्ष पूरा करेगी। इन 4 वर्षों में तमाम तरह के मिथक रहे उत्तराखंड में। तमाम तरह के मिथक उत्तराखंड में रहे कि भ्रष्टाचार के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। मुख्यमंत्री निवास में जो मुख्यमंत्री जाएगा वो 4 साल 5 साल पूरा नहीं करेगा। इस तरह के मिथक इस राज्य में थे। जो सरकार बन जाते उसके सांसद जीत के नहीं आते। तमाम तरह के मिथक इस राज्य में थे। हमने 5 लोकसभा की सीटें जीती। जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो हमने 6% और ज्यादा वोट ली। हरिद्वार जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, हमने हरिद्वार की जिला पंचायत भी जीती। और आज 95 में से 76 ब्लॉक प्रमुख आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब थराली विधानसभा का उपचुनाव हुआ, देश में अनेक विधानसभाओं में उपचुनाव हुए और हमने दुर्भाग्य से केवल थराली की ही सीट हम जीत पाए। उत्तराखंड में वो चुनाव भी हम जीते। पिथौरागढ़ का उपचुनाव हुआ, उसको भी हम जीते और पहले से ज्यादा वोटों से जीते। ये हमारी इन 3 साल और 11 महीने की जो उपलब्धियां हैं, जो जनता ने हमको समझा है, सरकार को आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम है कि हम कहीं भी हमने हार नहीं देखी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मिथक हमको ये भी तोड़ना है। 0 बजट का काम है। हम ये तय कर देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन 3 साल 11 महीनों में हमने जनता का वो विश्वास, जनता के साथ जो सबसे बड़ा वायदा हमने किया था, उस वायदे पर हमने इन 3 साल 11 महीने का कार्यकाल अभी तक संपन्न किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इस सरकार पर, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहता था कि देखो, कभी कि जब 5 साल होंगे फिर यहाँ वो फेरिस्त नहीं होगी कि तिवारी जी की 5000 घोषणाएं बाकी रह गई, फलाने जी की इतनी रह गई, फलाने जी की इतनी रह गई। हम जो घोषणा करेंगे
उनको पूरा भी करेंगे और उनको हम पूरा भी कर रहे हैं। हमने एक नई कार्य संस्कृति हमने सचिवालय के अंदर डाली है कि आज घोषणाओं की समीक्षा होती है। नहीं तो एक बार घोषणा हो गई, भूल गए, विधायक ने अगर करवा दिया तो करवा दिया, नहीं तो सीएम साहब ने घोषणा करी और भूल जाओ भाई। पीछे पीछे क्या बोलते हैं, सफाचट। हम वो काम नहीं करेंगे। हमको जनता और जनप्रतिनिधियों का विश्वास ये आपस में कायम रहना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक विकास की बात है, जहां तक विकास सड़कों का देखिए आप, सड़कों का जितनी सड़कें सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी और 2017 मार्च तक जब हमने सरकार बनाई, जितनी सड़क बनी थी, आप आश्चर्य करेंगे कि 3 साल और 10 महीने का हिसाब दे रहा हूं आपको, 12 महीने का नहीं दे रहा हूं। 12 महीने का रिकॉर्ड मैंने भी मंगाया नहीं है। 3 साल 10 महीने का हिसाब आपको दे रहा हूं। तो हमने जितनी सड़कें 17 साल में बनी, हमने उससे 134 किलोमीटर कम 3 साल और 10 महीने में बनाई है। 11 अगर हम लोक निर्माण विभाग, नाबार्ड, विश्व बैंक, एडीबी, अगर हम इसको पूरा जोड़े तो हमने 11,000 किलोमीटर सड़कें हमने इस बीच में बनाई है और 900 से ज्यादा हैबिटेट को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से आज लोगों को संबोधित किया गया। रायपुर की योजनाओं को कई सौगात दी गई और इस मौके पर वो ये कहते नजर आए कि जो हमारी तरफ से घोषणाएं की गई हैं, जनप्रतिनिधियों की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे भी बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास साहब ऑनलाइन पर जुड़ गए। विकास, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे जैसे इलेक्शन और नजदीक आते नजर आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। जी आदर्श, बिल्कुल ठीक है आपने। जिस तरीके से जैसे जो 2022 के चुनाव की इलेक्शन की जो डेट है, वो जो साल है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे अब सरकारें हैं उन्होंने अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी है। उत्तराखंड में अगर बात करें आदर्श, तो आज मुख्यमंत्री रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने जो है कई योजनाओं का जो है लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो राज्य सरकार की जो 3 साल 11 महीने की जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, वो भी वहां पर सामने जो है गिनाई है राज्य सरकार की। साथ साथ ये भी निश्चित हो सकता है कि जिस तरीके से जो है बीजेपी सरकार राज्य में जो राज्य हो या केंद्र में हो, जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले जो 22 के चुनाव है उसमें जो है बीजेपी और प्रचंड बहुमत के साथ जो है दोबारा सरकार बनाएगी। सीएम ने ये भी कहा है आदर्श की जिस तरीके से जो है 3 साल 11 महीनों में ऐसे भी विपक्ष लगातार हमलावर रहता था कि 4 साल जो सीएम आवास हो, अगर सीएम आवास में कोई मुख्यमंत्री जाता है तो उनको जो है 4 से 5 साल तक पूरी सरकार नहीं टिकता। तो ये कई प्रकार के जो है 3 साल 11 महीने में। विकास, आज मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र रायपुर में थे और इस मौके पर उन्होंने रायपुर की जनता को क्या सौगातें दी हैं? जी आदर्श, बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री जब रायपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो वहाँ पर जो पेयजल की समस्या थी या तमाम तरीके के जो वहाँ पर विकास के कार्य थे, उनको लगभग जो है 40.38 लाख करोड़ की जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर योजनाओं का लोकार्पण, कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो जो रायपुर क्षेत्र में जो मांग चल रही थी ज्यादा, जो रायपुर क्षेत्र में जो पानी की समस्या थी, जो पेयजल की समस्या थी, उसको लेकर वहाँ पर अब रायपुर क्षेत्र की जनता है उनको काफी सौगातें मिली है। मुख्यमंत्री ने ये भी इस दौरान कहा कि जो जमरानी बांध है वो अब जल्द शुरू हो जाएगा, तो इससे जो देहरादून क्षेत्र है अब जो शुद्ध पेयजल जो है यहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। तो आज रायपुर क्षेत्रवासी को काफी सौगातें मुख्यमंत्री द्वारा दी गई। विकास, जिस विधानसभा सीट पर आज मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां का सियासी समीकरण भी आपसे समझना चाहेंगे। जी आदर्श, बिल्कुल। जो विधानसभा जो रायपुर क्षेत्र है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं शर्मा साहु,
वो वहां पर पहुंचे, वो उस कार्यक्रम में वो भी मौजूद थे। तो उनके द्वारा जो है कई बार मुख्यमंत्री के लिए जो अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, कई योजनाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुमोदित किया था कि यहाँ पर पेयजल की समस्या ज्यादातर है। तो वो वहां पर मुख्यमंत्री ने आज उनका जो भी विधायक की तरफ से जो भी वहाँ पर अधूरे छूटे गए थे उनको पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने साफ तौर ये भी कहा है जिस तरीके से जो है राज्य सरकार में कार्य और आने वाले समय में जो है भाजपा सरकार एक बार जो है चुनाव में आगे जो है बड़ी जीत हासिल करेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये भी कहा है कि जिस तरीके से अस्थायी निकाय चुनाव होते हैं, हरिद्वार जैसे जनपद को कभी बीजेपी सरकार कभी नहीं जीत पाती थी, और आज हमने निकाय चुनाव में जो है हरिद्वार में जिला पंचायत और पूरे उत्तराखंड में 96 में से जो है 76 ब्लॉक पर बीजेपी। तो इससे मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है भाजपा सरकार राज्य में काम बिल्कुल जो जनता है ठीक जनता को कैसे सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनता तक उसका लाभ पहुंचे, इसी दिशा में लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में क्षत्रिय जागरण स्मारिका 2020-21 का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस स्मारिका में पौराणिक और समसामयिक घटनाओं का सही समावेश किया गया है। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पराक्रमियों का भी स्मारिका के माध्यम से स्मरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़िवादी विचारों के उन्मूलन, उत्तराखंड की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति की तरफ से सराहनीय काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश का पानी हो उसके संचय के साथ ही राज्य में अनेक झीलों का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून के सालावाला में एक सम्मान समारोह और धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा शहीद दुर्गा मल मंडल की तरफ से महिलाओं को पति की संपत्ति में बराबरी का हक देने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया गया। वहीं अतिथियों ने मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यमकेश्वर विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि 2017 के चुनावों में बीजेपी की सोच को अब उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि शौचालय बनाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने, जनधन योजना में बैंक खाते खोलने जैसे कार्य केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिए गए हैं। विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं को बराबरी का हक देकर उनका सम्मान और अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि कई बार संपत्ति के कारण महिलाओं का जीवन दुखदायी हो जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया और महिलाओं को अधिकार दिया। ऋषिगंगा की जल प्रलय के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव का काम जारी है। आज 15वें दिन भी मलबे में शव की खोजबीन की जा रही है। तपोवन सुरंग में लगातार पानी का रिसाव होने से मलबा हटाने का काम प्रभावित हो रहा है। पानी के रिसाव के लिए 2 पंप मशीनें लगाई गई हैं। वहीं देर रात तक बैराज साइड से 5 और शव बरामद हुए हैं। अब तक कुल 67 शव मिल चुके हैं। अभी भी 137 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। और ऋषिगंगा में जो ये आपदा आई थी, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तपोवन से जो टनल है उससे शव को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार पुलिस और साथ ही आपको ये बता दें कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ का ये अभियान जारी है। वहीं ऋषिकेश शहर में पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है।
मामले में कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार रोड पर जुलूस निकालते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, घाट चौक पर प्रदर्शन करने के बाद विधायक का पुतला भी जलाया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने 10 दिन में योजना शहर में लागू नहीं होने पर विधायक के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। गरीबों की जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, उसका आज तक ऋषिकेश विधानसभा ने कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। और ऊपर से नगर निगम ने भी प्रकाशित करवाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना परवान नहीं चली। 500 लोगों ने ही अभी तक आवेदन किए, जो कि इतने लोगों ने आवेदन किए हैं। पीछे इनको नगर निगम में बुलाया गया कि आपका सर्वे है, फ़ोन करके बुलाए गए। उसके बाद कहा गया कि आपके घर पे सर्वे आएंगे। अभी तक किसी का कोई सर्वे नहीं हुआ है। इधर से नगर निगम ने भी कहा कि आज हमारे पास जगह नहीं है, जो कि एसडीएम द्वारा आदेश थे कि इन लोगों के लिए आवासीय योजना की भूमि उपलब्ध करवाएं, वो भी मेरे पास लिखित है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ऋषिकेश संवाददाता दीपक नारंग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात हो या लोगों की बात हो, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते हुए नजर आते हैं। योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचने का आरोप लगाया जाता है। इस बार क्या मामला? देखिए, इस बार जो मामला है, प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वर्ष 2015 में एक योजना चलाई थी कि 2022 तक जो है प्रत्येक परिवार को उनके पास अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन उस योजना को लागू कराने के लिए ऋषिकेश के अंदर लगभग 2 साल पहले फॉर्म भी भरवाए गए, लेकिन आज तक किसी को भी उस फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं कि आखिरकार उनका हुआ क्या है। तो लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये चुनावी वर्ष है और इस समय पे हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये चुनावी साल है और जो लोगों के अपनी अपनी आकांक्षाएं थी सरकार के साथ में, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ में, विधायक के साथ में, वो पूरी होती नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये विधायक जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी ने इनको घेरा है, आरोप लगाया है कि देहरादून राजधानी के अंदर जो है पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है, लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला है, जबकि वो विधायक ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो इस मामले में उन्होंने उनका पुतला दहन करके अपना गुस्सा जाहिर किया है और चेतावनी भी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर विधायक ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है तो वो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और आज उनका पुतला भी चलाया गया है दीपक। लेकिन जो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब विपक्ष भी उन्हें घेरने का काम कर रहा होगा। जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। ये चुनावी दौर है और इस समय पे चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो सत्ता में जो पार्टी है और सरकार होती है उसे घेरने की तैयारी करती है, क्योंकि इस समय हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आ रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे सरकार की जो कमियां होती हैं उनको ही उजागर करने का काम विपक्ष लगातार करता है, जिससे कि वो जो चुनाव होंगे उसमें उसका लाभ उठा सके। तो इसी कड़ी में भी कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय का घेराव करने के लिए भी एक नई पार्टी थी, उसने भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही हैं उसको देखने के बाद जो माहौल बनता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के जो है विपरीत दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कमियों को लेकर जो लोगों को लाभ मिलने चाहिए थे जिन सुविधाओं का, वो नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जो मामले हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी मेले की व्यवस्थाओं और आने जाने वाले गंगा स्नानों के लिए व्यवस्थाओं में जुटा है। आज जिला अधिकारी श्री रविशंकर ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं को परखा। जिला अधिकारी श्री रविशंकर ने कहा है कि आने वाले गंगा स्नान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बल, पीआरडी और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। स्नान पर्व पर गंगा घाटों में भीड़ का दबाव ज्यादा होने पर श्रद्धालुओं को सीमित समय में स्नान करने के लिए कहा जाएगा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। अभी तक जो है 3 स्नान यहाँ पे
ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो 3 स्नानों में ज़रूर श्रद्धालुओं का संख्या तो कम रहा है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये एनफोर्समेंट भी वैसे तो संतोषजनक रहा है, मगर उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक घाट में जो है PRD और जो पुलिस और होमगार्ड्स और वॉलंटियर्स को जो है लगाने के लिए निर्णय लिए थे। श्री रविशंकर जो कि जिलाधिकारी हैं, वो प्रशासन के साथ आज पहुंचे और तैयारियों को जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बहुत कम दिन बचे हैं और यह महाकुंभ होने वाला है। भीड़ ज्यादा ना हो, भीड़ का दबाव ज्यादा ना हो, इसलिए भी सारी तैयारियां भीड़ नियंत्रण को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, किसी तरीके की कोई परेशानी अखाड़ा परिषदों को भी ना हो, इसलिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं इस महाकुंभ को लेकर? जी, आदर्श महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से जो है सभी तरह की तैयारियां तो की जा रही हैं। SOP का भी जो है गाइडलाइन दी जा रही है, लेकिन अभी सरकार ने जो है पूरी तरह से स्वरूप जो है मेले का क्या होगा और उस पर अभी जो है चिंतन और मंथन चल रहा है। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन मेले की तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर मेला प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जिला अधिकारी श्री रविशंकर भी आज पहुंचते नजर आए, वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आए आज। जी आदर्श, बिल्कुल जिलाधिकारी जो है DMC रविशंकर हैं, उन्होंने जो है गंगा स्नान पे जो है जब आने वाला जो स्नान है उसको देखते हुए एक तरह से रिहर्सल कराई है और वहां के घाटों का निरीक्षण किया है। और वहां पर जो कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, एक तरह से उनको मॉक ड्रिल कह सकते हैं कि उनको भी उन्होंने एक प्रशिक्षण दिया कि कैसे भीड़ ना हो घाटों पे और जो स्नानार्थी हैं उनको ज्यादा देर गंगा में ना रुकने दिया जाए, फटाफट उनको हाथ से पकड़ के निकाला जाए। तो इस तरह की पूरी तैयारियों का जो है व्यवस्थाओं का DM ने जो है जायजा लिया है। और आगामी कुंभ में भीड़ के जो है जो कुंभ स्नान होंगे कुंभ से पहले, तो वो भीड़ भी एक चुनौती बनेगी, कोरोना भी एक चुनौती है। उस सब की दृष्टिगत देखते उन्होंने जो वहां पर जो है निरीक्षण किया और आगे भी जो है वो बार बार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, घाटों पर भीड़ ना हो और कोरोना की जो है दृष्टिगत जो है दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब भी जो है इसमें जो है व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने उप जिला अधिकारी कार्यालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की है। विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटन सीजन से पहले सभी निर्माण कामों को पूरा कर दिया जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने शौचालयों के रखरखाव और निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में पार्किंग का मुद्दा छाया रहा, जिस पर विधायक गणेश जोशी ने क्रेंग के पास निर्माणाधीन पार्किंग को जून महीने तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। और पालिका के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो पालिका की जमीन को चिन्हित कर वहां पर पार्किंग के निर्माण की योजना बनाकर दे ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में शहर में बहते खुले सीवर को लेकर भी विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और जल्द ही सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विधायक गणेश जोशी ने बताया है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, साथ ही सभी कामों को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। समय समय पर विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके यहाँ की जो जन समस्याएं उनका निवारण कराया जाए। सारे अधिकारियों को बुलाया था और बैठकर कुछ चीजों का हल मौके पर निकला है। माननीय विधायक जी द्वारा जो यहाँ के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक ली गई है, उसमें कई बिंदुओं पे जो है समीक्षा की गई। पहला तो ये कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट का फिनिश टाइमलाइन क्या है और कहाँ कहाँ चीज़ें हैं जहाँ कमियाँ पाई गई हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाई होनी है, उसके विषय में ये किया गया है।
जसपुर का तीर्थ नगर क्षेत्र के वन क्षेत्र में यह आता है, जिससे राजस्व गांव ना होने की वजह से वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहीं जसपुर के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों के बाद वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक कैंप लगाकर राशन कार्ड में बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने पर वहां के लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्ष पहले मैंने प्रयास से वहाँ बिजली तीर्थ नगर तक पहुँचवाई थी और कुछ लोगों ने उसमें कनेक्शन लिए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी खेती अच्छी हो रही है और बहुत अच्छे उनकी जो फसल से पैसा मिल रहा है, उनका जनजीवन में सुधार हो रहा है। अब जो लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए उनके मांग थी कि हमें भी कनेक्शन दिलाया जाए। आप लोग यहाँ आए हैं और ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पर और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।